एंड वेलकम टू करियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का करियरविल के एप्लीकेशन पर साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए भैया आज की क्लास में लाइव, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विनोद आ चुके हैं, कैलाश आ चुके हैं, विकास आ चुके हैं, अंकिता आ चुकी हैं, अमृतांशु आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, प्रशांत आ चुके हैं, अगेन से एक और मनोज आ चुके हैं, रूपा खुराना आ चुकी हैं और अमित नागपाल आ चुके हैं, सौरभ सिंह आ चुके हैं। चलिए भाई सभी को गुड इवनिंग। प्रिंस प्रिंस आपका नाम तो मैंने पहली बार देखा है बेटा इस बैच में। संतोष भी आ चुके हैं। प्रिंस आप कहाँ थे? और एक और रूपा भी आ चुकी हैं। चलो आपका नए स्टूडेंट है क्या? चलिए फिर ठीक है, सब लोग बढ़िया है, ठंड का मजा ले रहे होंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है, तो अपना ध्यान रखिए, थोड़ा ठंड से बच के रहिए। और अगर लग भी जाए तो छोटी मोटी जुकाम हो जाए तो होने दिया करें। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हल्के से जुकाम होती है भाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर एंटीबायोटिक दे दो, ये दे दो, फलाना। छोटा मोटा अगर आपको जुकाम हो रहा है ना, जैसे हल्का फुल्का नाक वाक से पानी गिर रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उसको अपने आप ठीक होने दीजिए। अपने आप ठीक कैसे होगा? आपका इम्यून सिस्टम ठीक करेगा। और छोटा मोटा जुकाम होना 4-5 महीने में 1-2 बार, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाता है। तो हल्का फुल्का जुकाम होना तो डॉक्टर के मत भागा करें एकदम से, खुद से ही ठीक होया करे, क्योंकि डॉक्टर दवाइयां देगा, एंटीबायोटिक्स देगा, और एंटीबायोटिक्स बहुत हैवी होती है ना, तो उससे आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें। और छोटी मोटी जुकाम हो जाए चलने दो, स्टीम ले लो, भाप ले लो, ठीक हो जाएगा अपने आप। चलो फिर स्टार्ट कर दे अपनी आज की क्लास। अच्छा प्रिंस करे मैं पिछली सारी क्लासेस कवर करके आई हूँ। गुड प्रिंस गुड, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप आज हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर, लास्ट क्लास में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फाइनली खत्म हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा चैप्टर है, विनोद आपका नाम ले लिया है, ठीक है, सबसे पहले आपका नाम लिया यार। आपका ये भी कमेंट पड़ा है कि मैं जयपुर से हूं, हट झूठ बोल रहे हैं ना। देखो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सब कुछ पढ़ लिया था, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। अब आपका काम उसके क्वेश्चंस लगाना है। आप क्वेश्चंस लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो उस चैप्टर के? आपने क्वेश्चंस लगा लिए होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। डीएनए ऑफ साइंस जो मेरी किताब है उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो लगा लेना, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 क्लास का चैप्टर है, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा ये। लेकिन बच्चा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन कौन से एग्जाम के लिए? एनडीए, सीडीएस या यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। या आप टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो बच्चा टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, इनमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। अब जो कांस्टेबल की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को स्किप कर सकता है या मोटा मोटा आज की क्लास पढ़ के भी खत्म कर सकता है, क्योंकि ये इस चैप्टर से उधर क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर। चलिए बच्चा जरा ध्यान से सुनो, क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? हिंदी में इसको कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले बच्चा सुनो, चैप्टर का नाम, आपको नाम और मीनिंग पता होना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? एंडो का मतलब होता है अंदर, अंतः, क्राइन का मतलब सिक्रीट करने वाला, श्राव करने वाला, यानी हमारे बॉडी में कुछ अंदर ही कोई केमिकल सिक्रीट होते हैं, कोई रसायन बनते हैं हमारे बॉडी में, और उन्हीं के बारे में पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। तो हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा हमारे बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन होगा कोई ऐसा अंग होगा या कोई ऐसी कोई स्ट्रक्चर होगी जो हमारे बॉडी में कोई ना कोई हमारे शरीर के अंदर ही किसी टाइप के केमिकल सिक्रीट कर रहा है, कोई रसायन बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसएससी में बच्चा आएगा, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले 25 मिनट की क्लास मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ कि ये चैप्टर कैसे बना। आपने एक नाम सुना होगा अक्सर, ग्लैंड्स, सुना है ना बच्चा? जैसे एक पॉइंट आपने सुना होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबने सुन रखा है कि, सबने क्या सुन रखा है कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम लीवर तो ऑर्गन है, उसको ग्लैंड क्यों कहते हैं? जैसे कान भी एक ऑर्गन है, कान को ग्लैंड क्यों नहीं बोला?
नाक को क्यों नहीं बोला? तो कुछ डिफरेंस होगा लीवर और कान में। तो बच्चा ग्लैंड हम किसको बोलते हैं वो सुनो। जैसे आपने सुना होगा हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, चलो वो छोड़ो। थायराइड सुनिए, गले में थायराइड ग्रंथि होती है। लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी बातें आपने डेली लाइफ में सुनी होंगी कभी ना कभी, इन सारे जवाब आपको मिल जाएंगे अब। तो बच्चा ग्लैंड होता क्या है? ऐसा कोई ऑर्गन, बहुत ध्यान से समझना बच्चा, ऐसा कोई ऑर्गन, अंग, या हम कह सकते हैं ऐसा कोई टिश्यू। आप बताओ ऑर्गन्स किसके बनते हैं? टिश्यूज के बनते हैं ना, मैं पढ़ा चुकी हूं ये बात। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो बच्चा या तो ऐसा कोई टिश्यू का ग्रुप, उत्तक का समूह है, या ऐसा कोई ऑर्गन जो हमारे बॉडी में या तो बनाए जूस, जूस का मतलब है रस। अब जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था पेट में गैस्ट्रिक जूस है ना, जैसे लीवर से बाइल जूस, उस जूस की बात हो रही है। या ये ऑर्गन बनाए एंजाइम, एंजाइम को हिंदी में एंजाइम ही कहेंगे, या कोई ऑर्गन जो है वो हार्मोन बनाए। इन तीनों चीज में से अगर एक भी चीज, कोई ऑर्गन या ग्रुप ऑफ टिश्यू या कोई टिश्यू बना रहा है, तो उसे ऑर्गन के साथ साथ हम ग्लैंड भी कहते हैं। उसे आप अंग बोल दो, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसको ग्लैंड भी बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज का ग्रुप होता है जो या तो जूस बना रहा है आपके बॉडी में, अब जूस कैसा वाला, वो गैस्ट्रिक जूस, वो बाइल जूस वैसा वाला, या एंजाइम बना रहा है, या हार्मोन बना रहा है। अब हो सकता है कोई ऑर्गन ये तीनों ही चीज बना रहा हो सकता है कोई एक ही चीज बना रहा हो सकता है कोई दो चीज बना रहा है, लेकिन बना रहा है इनमें से, तो उसे ऑर्गन के साथ साथ आप ग्लैंड भी कहते हो, आप ग्रंथियां भी कहते हो। समझ में आ गई? ये बात बहुत आसान है। हमने बोला लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और मैंने पढ़ाया था लीवर एक जूस बनाता है। कौन सा जूस? बाइल जूस, पित्त रस, इसीलिए हम लीवर को ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, तो ये होगी ग्लैंड की। ग्लैंड की डेफिनेशन क्या होती है? अब अगर इनमें से कोई चीज नहीं बना रहा तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं, सिंपली ऑर्गन कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा कि ऐसा कोई भी ग्लैंड, अब ग्लैंड की बात करेंगे ऑर्गन की नहीं, जो जूस और एंजाइम बनाए। कभी कभी होता है जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, या फिर जूस ही बनाए या एंजाइम बनाए अकेला। यानी कि ऐसा कोई ऑर्गन जो जूस और एंजाइम बनाए, उसको आप कौन सी ग्रंथि कहते हो? उसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हो। आपके बॉडी में ऐसी ग्लैंड्स जो जूस और एंजाइम बनाए, उसको हम बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चा, जो जूस और एंजाइम बना रहे हैं उसको एक्सोक्राइन कहते हैं, और जो हार्मोन बना रही है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। मनीष, मैं ना आपको ब्लॉक करवा दूंगी इस बैच से, हिंदी में पढ़ाया करो। अबे उल्लू, ये संस्कृत लिख रही हूं क्या मैं? और जो मैं बोल रही हूँ वो उर्दू बोल रही हूँ क्या मैं? हाँ, बस टीचर में कमी निकालनी है, आके फालतू का बकवास करना है, बस हिंदी में पढ़ाया करो, हिंदी में पढ़ाया करो। एक बस कमेंट करते रहते हैं हिंदी में पढ़ाया करो। अभी और ये क्या है? ये संस्कृत आपको बच्चों कहीं से भी लगता है कि मैं किसी और लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, हिंदी में ना पढ़ा के? बस कमेंट करने से मतलब है कि बस टीचर को छेड़ दो बस कैसे भी करके। आज के बाद कोई भी कमेंट कर देना हिंदी में, आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने आप जैसे लाखों बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल मेंटली में डिस्टर्ब नहीं होने वाली हूँ आपके कमेंट से। आओ जरा, मैंने कहा ऐसी ग्लैंड जो जूस और एंजाइम बना देगी उसको हम एक्सोक्राइन कह देंगे, उसको हम बहिश्रावी कह देंगे। तो बच्चा हमारे बॉडी में ना एक्सोक्राइन भी होती है, और जो हार्मोन हार्मोन बना दे, हार्मोन नाम सबने सुन रखा होगा। अब इस क्लास के बाद, आज की क्लास छोड़ो, 3 क्लास के बाद आपको हार्मोन से प्यार हो जाएगा। हार्मोन बना देगा उसको एंडोक्राइन कह देंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ऐसी कोई ग्लैंड जो ये तीनों ही चीज बना दे, जूस, एंजाइम, हार्मोन सब बना दे, यानी कि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करे, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित का मतलब क्या हो गया?
भैया वो एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम कर देता है। वो एक्सो और एंडो, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, बहिस्रावी, अंतःस्रावी दोनों की तरह काम कर देता है, क्योंकि वो तीनों चीज बना लेता है, इसलिए हम उसको मिक्स्ड ग्लैंड की उपाधि देते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। और ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? जो जूस, एंजाइम और हार्मोन में से कोई भी चीज बना दे, या दो बना दे, या तीनों ही बना दे, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम ग्लैंड ग्रंथि कह देते हैं। अब दूसरे पॉइंट में, ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड। अब जरा थोड़ी सी डिटेल में और पढ़ते हैं, सिर्फ यहीं पे क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाते हैं, एक एक करके ये तीनों के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है एक्सोक्राइन, इनके एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में आती हैं। नंबर 1 पे लिख दो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। किसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? हिंदी में बहिश्रावी ग्रंथि। बहिश्रावी ग्रंथि, सबसे पहला डेफिनेशन तो आप अपने आप लिख लो। क्या लिखोगे? ये ग्रंथियां, इनका सिक्रेशन क्या होगा? ये ग्लैंड जूस या एंजाइम बनाएंगी, है ना। और दूसरा देखो बच्चा, दूसरा जो मैं आपको बोलने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। बही का मतलब होता है बाहर, श्रावी का मतलब होता है श्राव। ये ग्रंथियां अपना श्राव जो बनाती है ना, वो अपने पास नहीं रखती हैं, ये अपने से बाहर कर देती हैं। या तो खुद से बाहर कर देंगी किसी दूसरे ऑर्गन में, या आपके शरीर से ही बाहर निकाल देंगी। फिर से सुनो, ये ग्रंथियां अपने श्राव को, श्राव क्या है इनका? जूस है या एंजाइम है, रस या एंजाइम है। ये जूस और एंजाइम को बना के अपने पास नहीं रखती हैं, अपने से बाहर डाल देती हैं। अब अपने से बाहर कहां? किसी दूसरे ऑर्गन में, या शरीर से ही बाहर निकाल देंगी। तो इन ग्रंथियों को हम बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो अपने श्राव को अपने पास ना रख के बाहर निकाल दे। अब बाहर कहां पे? तो बच्चा ये किसी अदर ऑर्गन में, जैसे मान लो, आपको याद भी होगा मैंने पढ़ाया था लीवर होता है इस तरीके से, है ना। और लीवर एक जूस बनाता है, कौन सा जूस? बाइल जूस। अब लीवर ने बाइल जूस बना के अपने पास नहीं रखा था ना, उसने कहां डाल दिया था? मैम हमें याद है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, उसमें उसने अपना बाइल जूस ऐसे ट्रांसफर कर दिया था। अब देखो, आप खुद से देखो, लीवर ने जूस बनाया, बना के अपने पास रखा क्या? नहीं रखा। कहां पे डाला? छोटी आंत में। तो इस लीवर को हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो या तो ये किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर कर देते हैं अपने जूस एंजाइम को, या ये शरीर से भी बाहर निकाल देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, आप रोते हो तो आपके क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं, निकलते हैं ना। आंसू बने कहां? आंख के अंदर, निकले कहां? बाहर। तो जो आंसू बनाने वाली ग्रंथियां होती है ना, उन्होंने आंसू बनाया। आंसू क्या है? उसका जूस है, उसका रस है, और बना के अपने पास नहीं रखा। जब रोई तो बाहर निकल गया, तो आंख से बाहर निकल गया ना। तो बच्चा, टीयर ग्लैंड भी कहां आती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, जो अपने जूस एंजाइम को बना के या तो किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दे, या शरीर से बाहर निकाल दे। पसीना बनता है कहां? अंदर, निकलता कहां है? बाहर। आंसू कहां बनते हैं? अंदर, निकलते कहां है? बाहर। तो इन ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इनका दूसरा क्या नाम होता है? दूसरा, इन ग्रंथियों को हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। डक्ट ग्लैंड्स का मतलब होता है, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं बच्चा, इनके पास नलियां होती हैं। आपको याद होगा, लीवर ने एक नली की सहायता से दूसरे ऑर्गन में अपना जूस डाल दिया। ये जो अपना सिक्रेशन या तो दूसरे ऑर्गन में डालते हैं या शरीर से बाहर निकालते हैं, तो किसकी सहायता से? डक्ट्स की सहायता से। यानी कि इनके पास ऐसे पतली पतली पाइप होती हैं, और इन्हीं पाइप के थ्रू या तो किसी दूसरे ऑर्गन में डाल देंगे जूस एंजाइम को, या भैया शरीर से बाहर ही निकाल। ऐसी कोई चीज जो आपके शरीर के अंदर बनी और बाहर निकली, उसको हम जूस भी कह देते हैं। जैसे आपके आंसुओं को साइंस जूस कहता है, आपके पसीने को जूस कहता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपसे एग्जाम में पूछेगा किस टाइप की ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, आपको वहां पे ऑप्शन में एक्सोक्राइन ढूंढना है।
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जूस एंजाइम बनाएंगी, बना के अपने पास नहीं रखती हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गन में या आपके शरीर से ही बाहर निकाल देंगी। जरा एग्जाम्पल लिख लो, जरा एग्जाम्पल लिख लो, कितनी एक्सोक्राइन होती हैं, यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो चार तो आप ही बता दोगे, पढ़ा चुकी हूं आपको, दो चार तो आप ही बता दोगे बच्चा। चलो सुनो, कौन कौन सी, बहुत साफ दिख रहा है रंजन, काय को इतना इरिटेट कर रहे हो आप, कैमरा सामने चलता है मेरे, है ना, सामने से मुझे सब दिख रहा होता है, कब क्लास में क्या क्लियर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। रंजन अपनी क्वालिटी का ऑप्शन ठीक कर लो बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल लिख दो इसका, लीवर, यकृत। अब आप कहोगे मैम क्यों लिखा लीवर को, भैया कितनी बार बताऊं, लीवर ने जूस बनाया, बना के दूसरे ऑर्गन में डाल दिया। लीवर, लीवर कहां होता है, लीवर जहां होता है उस हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, पढ़ाया था ना। हार्ट कहां होता है, चेस्ट कैविटी में, जहां पे आपके चेस्ट वाला पार्ट खत्म होता है, पेट वाला पार्ट शुरू हो जाता है, इस हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसको हम उदर गुहा कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कभी भी लीवर की लोकेशन बताओ तो आप क्या बताओगे, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथियां, आंसू बनाने वाली ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड्स, आंसू बनाने वाली ग्रंथियां, आंसू बने अंदर निकले बाहर, आंसू जो बनाती हैं ग्रंथियां, हम उनको नॉर्मली टीयर ग्लैंड बोल देते हैं, लेकिन उनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है लेक्राइमल ग्लैंड। बच्चा एग्जाम में आता है कौन सी ग्रंथियां आंसू बनाती हैं, फिर आप वहां पे सोच ही नहीं पाओगे, तो लिखिए लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्रंथियां। कहां होंगी आंसू बनाने वाली ग्रंथियां, अरे मैम आंसू कहां बनते, आंख में बनते, तो इसकी लोकेशन क्या लिख दोगे, आईज। ओहो, आईज, आईज में होती है, कहां पे होती है बताऊं, आंखों के इस हिस्से में दो होती है, एक ही आंख में, एक ही आंख में, यहां पे होती है, आपके आंसू बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 3 नंबर पे कौन सी होती है, 3 नंबर पे आती है बच्चा आपकी सलाइवरी ग्लैंड, पढ़ाया था ना, कितनी होती है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स, याद है कुछ, सलाइवरी ग्लैंड्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं लारिये ग्रंथि। अब आप कहोगे मैम सलाइवरी ग्लैंड यहाँ क्यों लिखी है, भैया सलाइवा बनता अंदर है और थूक तो बाहर हो ना लार को, ऐसे ही लार में एंजाइम होते हैं ना, तो एंजाइम बनाने वाली कौन सी होती है, एक्सो, तो लिखना पड़ेगा ना, 3 होती है, 3 टाइप की, 6 होती है टोटल, 5 कहां से आ गई है, 3 प्रकार की और 3 पेयर में होती है। ठीक है, चलो, तो सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन क्या लिख दूं, माउथ, मुंह में तो होती है, मुख में होती है ना बच्चा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा कहां, लार कहां, मुंह में तो होता है, हो गया। नेक्स्ट लिखो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और कहां होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस कहां बनती है, पेट में, तो ये कहां होती है, पेट में, जठर ग्रंथियां। अब आप कहोगे मैम क्यों लिखा गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद है गैस्ट्रिक ग्लैंड से 2 एंजाइम निकल रहे थे, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, तो एंजाइम बनाने वाली तो यही आएगी ना। और ये इसकी लोकेशन, तो स्टमक लिख देना, पेट, स्टमक को हिंदी में अमाशय भी लिखा जाता है, अमाशय भी लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पसीना बनाने वाली स्वेटिंग ग्लैंड्स, स्वेटिंग ग्लैंड्स, या इनका दूसरा नाम होता है ऑयल ग्लैंड्स, तेलीय ग्रंथि या पसीना बनाने वाली ग्रंथियां, लिख दो पसीना या तेलीय ग्रंथि, तेल बनाती हैं जो, ठीक है, तेलीय ग्रंथि कहां होती है, आपके बॉडी में सारी स्किन के ऊपर होती है, त्वचा पे, त्वचा पे जहां जहां स्किन है वहां वहां हर जगह स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। अब आप पूछो यहाँ क्यों लिखा स्वेटिंग ग्लैंड को, पसीना बना अंदर निकला बाहर, तो यहां लिखना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां सबसे ज्यादा कहां होती है, एग्जाम में आता है, याद रखना, हमारी हथेलियों में सबसे ज्यादा पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, पाल्म में, आपकी हथेलियों में, और फिर आपके अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म्स में सबसे ज्यादा। इसीलिए आप जनरली देखना इंसान का बीपी लो होता है तो उसकी हथेली गीली हो जाती है ना, तो क्योंकि हमारी हथेली में सबसे ज्यादा स्वेटिंग ग्लैंड होती है। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने करवाया था प्रैक्टिस क्लास में, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखेंगे हम एक्सो का। अगला लिख लो बच्चा। ये बोर्ड ना रात होते होते ना परेशान करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट लिखेंगे मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स। अब इनके बारे में नहीं पता आपको, जरा मैं बता देती हूँ ये मैमरी ग्लैंड्स कहाँ होती है। मैमरी ग्रंथियां इस तरफ लड़कियों में होती हैं बच्चा, और ये क्या बनाती हैं, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं, ये दूध बनाती हैं। जब कोई लड़की माँ बनती है तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें सारे विटामिन सब कुछ इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और माँ का जो दूध होता है उसको क्लोस्ट्रियम कहा जाता है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होती हैं, ये किस में होती हैं, ये लड़कियों में होती हैं, मादाओं में, महिलाओं में होती हैं। और कहाँ होती हैं, ये चेस्ट में होती हैं, उनकी छाती में होती है। आप लिख लेना, छाती गुहा या चेस्ट में होती है, इसका आपने लिख लिया, ठीक है। अब लास्ट लिखो पैनक्रियास, पैनक्रियास, और पैनक्रियास को कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। और आपको मैंने पढ़ाया था पैनक्रियास कहाँ होता है, जहां लीवर होता है, वहीं पर पेड़ के पत्ते जैसा, है ना। और तो इसकी भी लोकेशन क्या लिख दोगे, एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, उधर गुहा में होती है। अब आप कहोगे मैम पैनक्रियाज यहाँ क्यों लिखा, अरे याद है पैनक्रियाज से 3 एंजाइम बन रहे थे, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, एंजाइम बना रही है, बना के पैनक्रियाज ने कहां डाला था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये आपकी मेन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बच्चा। लास्टली बता रही हूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या तो जूस बनाएंगी, एंजाइम बनाएंगे, और बना के डक्ट्स की सहायता से, इनके पास डक्ट होती है, इनके पास पतली पतली नलियां होती हैं, ये अपने जूस एंजाइम को अपने पास नहीं रखती हैं, ये किसी दूसरे अंग में या शरीर से ही बाहर निकाल देती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया बहिश्रावी, अपने श्राव को बाहर निकालने वाली ग्रंथियां। कितनी होती हैं, ये सारी। अब इनके नाम याद रखने हैं, इनकी लोकेशन याद रखनी है। हम चैप्टर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन मेरा यहां पर ड्यूटी था कि मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड समझाऊं। अभी अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना, हमें ये नहीं पढ़नी, हमारे चैप्टर का नाम एंडोक्राइन है, हमें एंडोक्राइन पढ़नी है, एक्सो नहीं पढ़नी है। एक्सो में लीवर आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा चुकी हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा चुकी हूँ, ये आपका आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, है ना। ये पैनक्रियाज, इसमें भी पढ़ेंगे, आगे भी पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, समझ रहे हो। अब यहां से मेरे को नाम बताना जरूरी था, इसका डेफिनेशन बताना जरूरी था, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चा, लार्जेस्ट एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है। तो इस लीवर के आगे लिख देना, इट इज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी, कैसी, बहिश्रावी। आप जानते हैं लीवर वैसे भी बड़ा ही होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और एक्सो में भी बड़ा है, एक्सो में भी बड़ा है और एंडो में भी बड़ा है, वैसे भी बड़ा है लीवर सबसे ज्यादा। और सबसे छोटा इसके आगे लिख दो, ये सबसे छोटी है। जो आंख में होंगी ना बच्चा, ये स्मॉलेस्ट होंगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन का मतलब है सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि। नाम याद करने थे बच्चा, इनकी डेफिनेशन याद करनी थी, इनकी लोकेशन याद करनी थी, और इनका छोटा बड़ा रूप याद करना था। दैट्स इट। हमारा चैप्टर एक्सोक्राइन कतई नहीं है। अब हमारा चैप्टर शुरू होगा, लेकिन ये पीछे का बताना जरूरी था ना, नहीं तो कंफ्यूजन में रहते। समझ में आ गई होगी ये स्लाइड, कोई कुछ खास चीज नहीं है। अब आ जाओ जरा, अब मान लो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, और चैप्टर का नाम मैम ने क्या लिखवाया था, एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्रंथियां जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाए, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और उस चैप्टर का नाम आपके जब कभी भी
सिलेबस देखोगे तो उसमें एंडोक्राइन सिस्टम लिखा हुआ आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये हमारा चैप्टर है। अब टोटल 3 टाइप की ग्रंथियां थी, अब एक्सो हम पढ़ चुके हैं, अब हम एंडो के बारे में जानेंगे। एंडो का मतलब अंदर, जो अंदर ही बनाए और अंदर ही डाल दे, यानी कि ऐसी कोई भी ग्लैंड जो स्किन हो चुकी है, लिखवा दिया स्किन में, स्किन ग्लैंड नहीं होती है, स्किन के अंदर जो पसीना बनाने वाली ग्लैंड होती है, चंद्रभान, ठीक है, ऐसी ग्लैंड जो अंदर ही बना के अंदर ही सिक्रीट कर दे किसी चीज को, और क्या बनाती है, तो ये हमारे बॉडी में दिन रात हार्मोन्स बना रही होती है। तो बच्चा ऐसी कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन बनाए उसको एंडोक्राइन कहते हैं। कभी देखा है कि हार्मोन बाहर निकल रहा है? कभी सुना है कि मेरे कान से हार्मोन निकल गया, नाक से, स्किन से निकल गया हार्मोन? नहीं निकलेगा। हार्मोन्स अंदर ही बनते, अंदर ही निकल जाते हैं। कैसे? सुनो, ये जो ग्रंथियां होती हैं इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं बच्चा, इसलिए हम इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास नलियां नहीं होती हैं बच्चा, तो आप याद रखना, इनके पास नलियां नहीं होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस टाइप की ग्रंथियों के पास नलियां नहीं होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, जो ये एंडोक्राइन होती हैं। ये कैसी होती हैं? पाउच जैसी स्ट्रक्चर में होती हैं। पाउच समझते हो ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। पाउच का मतलब है यहां पे पॉलीथीन जैसी, पॉलीथीन का जो पाउच होता है, ऐसे पाउच जैसी स्ट्रक्चर होंगी इस तरीके से। और ये क्या बना रही है? ये हार्मोन बना रही है। अब बच्चा सुनो, इनका हार्मोन काम कैसे करता है। हर एक ग्लैंड अलग अलग हार्मोन बनाता है, ठीक है, कोई भी ग्लैंड सेम हार्मोन नहीं बना सकता है। इसने हार्मोन बना दिया। अब हार्मोन्स का काम, जो भी हार्मोन का मतलब, यहां पे टारगेट पार्ट था, मान लो किसी हार्मोन को यहां पहुंचना था और यहां ये टारगेट है, यहां पे काम करना था इसे। अब ये हार्मोन यहां से कैसे आएगा? इनके पास नलियां तो होती नहीं है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्ट्स तो एक्सोक्राइन के पास होती हैं, इनके पास तो होती नहीं नलियां, तो ये हार्मोन यहां कैसे पहुंचेगा? तो बच्चा एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ाने जा रही हूं, अगली लाइन, जिसको आप नोट डाउन कर लेना। हॉर्मोन्स हमेशा ब्लड में मिक्स होते हैं। हॉर्मोन्स किस में? खून में। खून आएगा, आप जानते हैं खून घूमता है, हाँ जी मैम, खून घूमता है 24 घंटे 7 दिन। ऐसे खून आएगा और खून अपने साथ हार्मोन को मिक्स करेगा और ले जाएगा, और जिस हार्मोन का जो टारगेट पार्ट था वहां छोड़ आएगा, और वहां पे ये हार्मोन अपना काम करेगा। कभी भी आपका हार्मोन का टेस्ट होता है तो डॉक्टर क्या निकालता है? खून, क्योंकि खून में क्या होते हैं? सारे हार्मोन्स मिक्स होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन विच, तो आप बताओगे हार्मोन हमेशा खून में ही मिक्स होते हैं। हार्मोन्स जो ट्रांसफर होते हैं वो किसकी हेल्प से? खून की हेल्प से ही ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस चल रहे हैं, चलो चेक करा लो, चलो थायराइड ग्लैंड चेक करते हैं, तो डॉक्टर आपका ब्लड लेता है, क्योंकि थायराइड जितनी भी सारी ग्रंथियां हैं वो अपना हार्मोन निकाल के कहाँ डालती हैं? खून में डाल देती हैं। तो खून का सैंपल लेता है और डॉक्टर बता देता है कि ये हार्मोन कम है, ज्यादा है, कैसा है। समझ में आ गई मेरी बात? तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिनके पास नलियां नहीं है, जो हार्मोन बनाती हैं और बना के खून में डाल देती हैं, और फिर जिस हार्मोन का जो टारगेट पार्ट होता है वहां पे जाके वो एक्ट करता है, वो काम करता है। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती। इसका मतलब हमें एक एक करके सब पढ़नी है। जी हाँ, हमारे बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कैसे कैसे होती हैं? एक इमेज दिखा रही हूं, समझ जाना। लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में 9 होती है, ठीक है। ये रहा ह्यूमन बॉडी, ये लड़का है, ये लड़की है। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे अपन। ये क्या है? ऊपर से शुरुआत करेंगे, ब्रेन है। ब्रेन में सबसे ज्यादा एंडोक्राइन होती है, और कितनी? 3। जरा लिखते हैं। ये आपका दिमाग है, दिख रहा होगा सबको दिमाग, सबको दिमाग दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? इस दिमाग में देखो पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, 3 होती है। तो अपन 9 के पहले नाम लिख लें। सबसे पहले तो नाम याद कर लो आप, आपके लिए वही बहुत बड़ी बात है बच्चा।
जरा 9 के नाम लिखो, एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ब्रेन में पहला एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हिंदी में सेम नाम है लिख दो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि आप पूरा लिख लेना, ठीक है। आगे दूसरा जो हमारे ब्रेन में होता है उसको कहते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड, या पीनियल ग्लैंड भी लिख दो तो भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिख दो पीनियल काय ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट 3 नंबर पे पिट्यूटरी, इसके नाम से सब लोग वाकिफ होंगे। पिट्यूटरी सुना होगा कभी ना कभी आपने, नहीं सुना है तो सुना देंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में लिखोगे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ग्रंथि आके लिख लेना, ठीक है। ये तीनों की लोकेशन लिख दो, ये तीनों कहां पाई जाती हैं, ये तीनों आपके ब्रेन में पाई जाती हैं। और याद रखिएगा ब्रेन आपका जो मस्तिष्क होता है, आपका जो दिमाग होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा एंडोक्राइन होती है। और कितनी? 3। तीनों के अपने अलग काम है। ये तो भैया बहुत फेमस है, ये तो बहुत काम करती है। अगर ये काम नहीं करेगा आप बोने रह जाओगे। हाइट जो होती है ना आपकी, वो इसी ग्रंथि की देन है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ब्रेन हो गया। अब ब्रेन के बाद फेस पे कोई भी एंडोक्राइन नहीं होती। गले में 2 एंडोक्राइन, कौन कौन सी? नंबर 1 पे थायराइड ग्लैंड, सबने नाम सुन रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। थायराइड ग्लैंड हिंदी में थायराइड ही बोलते हैं या अवटु ग्रंथि कहा जाता है बच्चा, अवटु ग्रंथि। और थायराइड के पैरों में होती हैं, जिनको पैराथायराइड कहते हैं बच्चा, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड हिंदी में सेम नाम है, पैराथायराइड। लोकेशन तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों कहां होती है? गले में। तो लिख दो थ्रोट में होती है, ये गले में। लड़का लड़की सब में अभी तक एक जैसी चल रही है, थ्रोट में, गले में होती है बच्चा। गला हो गया, गले में लोकेशन आती है इनके एग्जाम में। हो गया गला, ब्रेन, गला। अब क्या आ गया? चेस्ट वाला पार्ट। चेस्ट में जो ग्लैंड होती है थायराइड के, जो आपकी एंडोक्राइन, उसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और इस ग्रंथि के बारे में आपको एक बहुत अच्छा रोचक पॉइंट बताऊंगी, है ना। थाइमस ग्रंथि लिख दीजिए जरा। थाइमस ग्रंथि की लोकेशन चेस्ट में होती है, छाती में, चेस्ट कैविटी में। हो गया, 6 होगी। चलो 7 में लिखो। 7वीं आती है, उसका नाम होता है पेनक्रियास। अब आप कहोगे अरे मैम आपने तो पेनक्रियास एक्सोक्राइन में लिखा था। अब मैं आपको बता दूं, पेनक्रियास एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, इसलिए हमें यहां भी लिखना पड़ेगा, वहां पर भी लिखना पड़ेगा। तो मैम मैं ये कह दूं कि पेनक्रियास इज ए मिक्स्ड ग्लैंड? हाँ जी भैया बिल्कुल कह दो। पेनक्रियास हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है, कह दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। एग्जाम में भी आता है। एक बार रेलवे के एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। भैया बड़ा छोटा यही है जो है वो, है ना। तो आप बताओगे पेनक्रियास, वहां पे भी लिखा हमने, वहां पे एंजाइम बना रही थी तो हमें लिखना पड़ा। यहाँ पे हार्मोन, एक बड़ा फेमस हार्मोन बनाती है, मैं अभी नाम बोलूंगी आप सब बोलोगे हाँ मैम कभी ना कभी सुना है, इंसुलिन। शुगर वाले पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, देखा है ना, खप से घोप लेते हैं। तो वो इंसुलिन कौन बनाता है? यही पेनक्रियास। चलो तो यहां पे पढ़ना पड़ेगा। 8वां नंबर लिखो, 8। अच्छा पेनक्रियास कहां होता है? जब लीवर होता है, लीवर कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। लीवर कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में। अब लिख दो 8 नंबर पे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क बच्चा, वृक्क कहते हैं किडनी को, गुर्दे को। गुर्दे को बायोलॉजी में, गुर्दा हम आम भाषा में कहते हैं, गुर्दे को बायोलॉजी में वृक्क कहते हैं। वृक्क का मतलब किडनी, तो किडनी के ऊपर होती हैं ये अधिवृक्क ग्रंथि। इनकी लोकेशन लिख दो ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। दोनों किडनियों के ऊपर 2 रहती हैं। दिखाऊं कैसी रहती हैं? ये देखो, ये आपके, एक मिनट,
ये आपके गुर्दे, 1 2, ये रही एड्रीनल, ये एड्रीनल, ये एड्रीनल, दोनों गुर्दों के ऊपर, इसलिए इनका नाम पड़ गया अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क के ऊपर। तो लिख दो इसके आगे, ये किडनी के अपर साइड पे, मैंने सिर्फ किडनी लिखा, आप नोट्स बनाओ तो पूरे लिख लेना, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी, वृक्क के ऊपर या गुर्दे के ऊपर, पूरा लिखना आप, ठीक है। 8 होगी। अब लास्ट में जो ग्लैंड बचती है ना बच्चा, उसको 9 नंबर वाली को हम कहते हैं गोनेड्स। गोनेड्स, और गोनेड्स की हिंदी होती है लैंगिक जनन ग्रंथि। नाम से क्लियर है, ऐसी ग्रंथियां जो जनन में काम आती है, जो रिप्रोडक्शन में काम आती है। लैंगिक जनन ग्रंथियां, ये जो ग्रंथियां होती है ना, लड़के की अलग होंगी, लड़कियों की अलग होंगी। लड़के में अलग, लड़कियों में अलग। लड़कों में होती है उनको टेस्टिस कहते हैं, लड़कियों में ओवेरी कहते हैं। लड़के वाले को वृषण कहते हैं, लड़कियों वालों को अंडाशय कहते हैं। सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानना है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आने वाली है। कहां होती है? बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे। बिलो इंटेस्टाइन लिख दो, आंतों के नीचे। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी नो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब आपके शरीर में कैसे फिट होती हैं वो भी दिखा देती हूँ। ये लो, अगर आप लड़के हो तो भैया इस तरीके से हैं, अगर आप लड़की हो तो इस तरीके से हैं। अब मैं जरा आपको दिखा दूं एक एक हाईलाइट करके। चलो ऐसे इसको जूम कर लें अपन। ये लो, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से, इनके नाम, लोकेशन, बड़ा छोटा सब पता होना चाहिए। सुनो बच्चा, ब्रेन में 3 होती है, बिल्कुल। हाइपोथैलेमस, नंबरिंग कर दें क्या? 1 नंबर, 2 नंबर पिट्यूटरी, 3 नंबर पे पीनियल, हो गया ब्रेन। गले में 2 बोला था, 4 नंबर पे थायराइड, ये रही गले वाली। और इसने पैराथायराइड नहीं दिखा रखी तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे 5 नंबर वाली। इसने क्यों नहीं लिखी कि थायराइड के पैरों पे होती है पैराथायराइड, तो ऐसे लिख दो 5 नंबर पे पैराथायराइड, दिखाया नहीं है इसने, ठीक है। अब आ जाओ चेस्ट पे 6 नंबर, थाइमस ग्लैंड। 7वां नंबर लिख दो एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर। 8वां पेनक्रियास, अग्नाशय। और 9वां मेल बॉडी है तो मैंने कहा था टेस्टिस होंगे, फीमेल बॉडी है तो ओवेरी होंगे। और ये क्या है? ये गोनेड्स हैं, मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स, जनन ग्रंथियां हैं। ये रिप्रोडक्शन में काम आती है। मेल की मेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आएंगी, फीमेल की फीमेल वाले में काम आएंगे। हो गया बच्चों? अभी तक आपको इनके नाम और लोकेशन का ही पता लगा है, अब इनकी नंबरिंग पता लगनी चाहिए। सुनो जरा ध्यान से, हाइपोथैलेमस एक ही होता है, पिट्यूटरी भी एक ही होती है, पीनियल भी एक ही होती है, थायराइड भी एक ही होती है। नंबरिंग है इनकी। पैराथायराइड 4 होती है नंबर में, याद रखिएगा। थाइमस भी एक होती है, पेनक्रियास भी एक ही होती है, एड्रीनल 2 होती है, और गोनेड्स भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की 2-2 होती हैं। ऐसे ये इनकी नंबरिंग है, ये इनकी नंबरिंग है। हाइपोथैलेमस एक ही होगा बच्चा, पीनियल भी एक ही होगा, पिट्यूटरी भी एक ही होगा। थायराइड गले में जो है वो भी एक है, पैराथायराइड 4 होती है, थाइमस एक होती है, पैनक्रियास एक होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर रहती हैं वो 2 होती है, क्योंकि 2 किडनी है तो 2 होंगी बच्चा। और जो आपकी गोनेड्स होती हैं वो भी 2-2 होती है, यानी कि एक पेयर। नाम याद हो गए, लोकेशन याद हो गई, नंबर्स याद हो गए। हो गए बच्चा, आगे चले। आगे चलना चाहिए ना, बिल्कुल चलना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये सारी मिलके एक ही काम कर रही है, क्या काम कर रही है? ये सारी दिन रात मिलके हार्मोन बना रही है बच्चा, और कोई काम नहीं है इनका। लेकिन ये अलग हार्मोन, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सबके अलग हार्मोन है तो सबके अलग काम होंगे। लेकिन कर क्या रही है? ये हार्मोन्स बना रही है। तो हमें क्या पढ़ना है? किस ग्रंथि से कौन सा, देखना क्या क्या पढ़ेंगे हम, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है,
फिर वो हार्मोन क्या काम करता है, फिर अगर ये हार्मोन कभी कम निकल गया तो कौन सी बीमारी, ज्यादा निकल गया तो कौन सी बीमारी। आपने एक शब्द सुना है, हॉर्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर हार्मोन कम हुआ ज्यादा हुआ तो बीमारियां हो जाएंगी। तो हार्मोन्स हमेशा संतुलित रहने चाहिए आपके शरीर के। हार्मोन्स अगर कम ज्यादा हुए शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज हार्मोन, होता क्या है हार्मोन, पहले मुझे ये बताओ। बहुत अच्छी बात है, आपने एंडोक्राइन के 9 के 9 नाम याद कर लिए, लोकेशन याद कर ली, नंबर्स याद कर लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज हार्मोन। सबने नाम सुना है कि हार्मोन होते हैं, बिल्कुल होते हैं मैम हमारे बॉडी में। ये बता दो होते क्या हैं हार्मोन्स, क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, कुछ एक आधा तो जवाब दो भैया, शांत ना बैठो। पहले आपसे जानूंगी फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पहले आप आंसर करो फिर मैं आंसर करूंगी। मैं भी तो देखूं आपको आज तक कितना नॉलेज है किसी चीज के बारे में। इससे पहले भी तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा हार्मोन शब्द के बारे में, बिल्कुल सुन रखा है, ऐसा कोई बच्चा जिसने नहीं सुना है। स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन, हाँ जी जल्दी बताओ। क्या हुआ, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, चली गई क्या क्लास डिस्टर्ब हो गई क्या, नेट चला गया शायद मेरा। केमिकल मैसेज होते हैं, केमिकल मैसेज क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होते हैं। ये क्या होता है, हमारे बॉडी के विकास में हेल्प करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड होते हैं, अमृतांशु कह रहे हैं, बॉडी को मेंटेन रखते हैं। बॉडी को तो मेंटेन आपको रखना पड़ेगा, आप मेंटेन नहीं करोगे तो बॉडी फैल जाएगा अदरक की तरह, हॉर्मोन्स थोड़ी ना करेंगे। चलो जरा मैं बताती हूँ व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन किसको कहते हैं। बच्चा, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स क्या होते हैं वो सुनो। इस पेन से लिखूं, व्हाइट से लिख देते हैं। हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते क्या है वो सुनना। ऐसा कोई भी केमिकल जो या तो फैट से बना है, फैट का मतलब वसा, या वो प्रोटीन से बना है, या बच्चा वो अमीनो एसिड से बना है। इन तीनों में से कोई भी एक केमिकल है जो इन तीनों चीजों में से बना हुआ है, और जो हमारे बॉडी में क्या काम करता है, जो हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। केमिकल मैसेंजर कहते हैं हम हॉर्मोन्स को। केमिकल मैसेंजर का मतलब होता है रासायनिक, अरे यार, संदेश वाहक। केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या होता है, केमिकल मैसेंजर का मतलब होता है रासायनिक संदेश वाहक। जैसे आपको किसी को मैसेज करना होता है, जैसे आपको बताना है मम्मी मैं आज घर लेट आऊंगा, तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे, मैसेज करोगे, है ना। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में भी बहुत सारे मैसेज होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई एक ऑर्गन है ए नाम का, और यहां बी है, इस ए को मैसेज भेजना है बी के पास, तो ऐसा होगा क्या ए यहां से चल के यहां आएगा, नहीं ना। तो ये क्या करेगा, ये अपना मैसेज किस में डाल देगा, हार्मोन में डाल देगा, और हार्मोन ब्लड से यहां आएगा ही आएगा, तो ये मैसेज यहां पे पहुंच जाएगा। तो हमारे बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, जो मैसेज को ट्रांसफर करते रहते हैं ऑर्गन्स के बीच में। एक ऑर्गन ने कोई मैसेज भेजा दूसरे ऑर्गन के पास, उसको छोड़ के आ जाते हैं वहां पे मैसेज को, और वो किसकी बनी हुई स्ट्रक्चर होगी, या तो फैट से, या प्रोटीन से, या अमीनो एसिड से। इन तीनों में से कोई भी बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। समझ गया केमिकल मैसेंजर का मतलब, मैसेज को ट्रांसफर करना, स्टिमुलेशन को ट्रांसफर करना। देखना बच्चा, दो तरीके से हमारे बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होते हैं, समझ लो इस चीज को।
एक तो हॉर्मोन्स के थ्रू होते हैं, दूसरा ब्रेन के अंदर सेल्स होती है जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो न्यूरॉन की हेल्प से जाते हैं, जैसे गर्म पानी की बोतल है, इसको मैंने टच किया, मुझे लगा गर्म है, मैंने पीछे हटा लिया, ये जो मेरा मैसेज गया ना यहाँ पे, किसने बताया गर्म पानी है? इसने। टच किसने किया? इसने। तो यहां से लेकर यहां जो मैसेज गया ना, ये न्यूरॉन की हेल्प से, ये न्यूरॉन की हेल्प से गया। लेकिन मेरे बॉडी में, मेरे ब्रेन को ही मान लो गले के पास कोई मैसेज भेजना है, तो वो किसके थ्रू भेजेगा? वो हॉर्मोन्स के थ्रू भेजेगा। इसलिए हम हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं, जो मैसेज को, स्टिमुलेशंस, उद्दीपनों को हमारे बॉडी में ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसफर करते रहते हैं। हो गया। ये हार्मोन ट्रेस अमाउंट में बनते हैं बच्चा। ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम। ऐसा नहीं है कि हार्मोन 200 ml 400 ml इतना बन रहा है, नहीं। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छे कर जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये तो पता लग गया हार्मोन्स होते क्या है, बनाता कौन है इनको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं। हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड अलग टाइप का हार्मोन बनाती है, इसका मतलब हर एक हार्मोन का अलग काम होता है। और ये हार्मोन्स हमेशा कैसे रहने चाहिए? बैलेंस्ड रहने चाहिए, ये संतुलित रहने चाहिए, ना ये कम ना ये ज्यादा। अगर हार्मोन्स कम निकल गए तब भी बीमारी, अगर ये हार्मोन्स ज्यादा निकल गए तब भी बीमारी हो जाएगी। और बच्चों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं, जो आपके बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। आगे हम सब पढ़ेंगे। वो तो एक काम हो गया हार्मोन का, एक ही काम थोड़ी है हार्मोन का। जैसे आपने बताया कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है, ग्रोथ डेवलपमेंट तो प्रोटीन भी करवाता है, तो क्या प्रोटीन को आप हार्मोन थोड़ी ना कह दोगे? वो तो एक काम हो गया, है ना। वो एक काम हो गया। ऐसे तो बहुत सारे काम करते हैं हार्मोन्स, आगे पढ़ाएंगे आपको। डेफिनेशन ये है जो मैम ने बताई। अब अच्छा, सबसे पहले हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट है बच्चा, स्टर्लिंग करके। स्टर्लिंग करके साइंटिस्ट है। 1902 1903 का समय था। कुछ बुक्स में 1902 मिलता है, कुछ में 1903 मिलता है, कुछ कुछ में 1901 भी मिल जाता है, आपको ईयर नहीं याद करना है। स्टर्लिंग ने पूरी दुनिया को सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में बताया था। और इन्होंने जो हार्मोन खोजा था ना बच्चा, उस हार्मोन का नाम था सैक्रेटिन। इन्होंने जो हार्मोन खोजा था ना, वो सैक्रेटिन हार्मोन था बच्चा। पहला हार्मोन जिसकी डिस्कवरी की थी वो सैक्रेटिन हार्मोन था। और किसने? स्टर्लिंग ने। बहुत बार आता है बच्चा कि हार्मोन किसने, हार्मोन की डिस्कवरी किसने की? स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने। मैम हमको वाइन या बियर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अब बच्चा, वाइन बियर अगर आप सही मात्रा में पी रहे हो तो ठीक है, ज्यादा पियोगे तो फिर प्रॉब्लम ही होगी। अब बात ये आती है मैम हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो लिख दो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। थोड़ा डिटेल में चलेंगे, क्वेश्चन आते हैं, यहां से एग्जांपल आ जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। लिखो कौन कौन से 3 प्रकार के, कौन कौन से? नंबर 1 पे होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। अरे मैम ये नाम बहुत बार सुना है हमने, है ना, सुना है ना। चलो बात भी कर लेंगे हम। फलाना इंसान को स्टेरॉइड के इंजेक्शन लग रहे हैं, है ना। चलो लिखो स्टेरॉइड हार्मोन। नंबर 1 पे लिख दो स्टेरॉइड हार्मोन। नंबर 2 पे लिख दो पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन्स। इनके एग्जाम्पल्स में ना बच्चा, एग्जाम में ना एग्जाम्पल आते हैं, 4 एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है, कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, फिर सर पकड़ के बैठ जाओगे। इतना भी पढ़ना होता है क्या मैम? पेप्टाइड हार्मोन। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड हार्मोन। लिख दो अमीनो एसिड हार्मोन। अमीनो अम्ल हार्मोन। अमीनो अम्ल। 3 प्रकार के हार्मोन है बच्चा, स्टेरॉइड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, स्टेरॉइड हार्मोन्स वो होते हैं जो फैट से बने हुए होते हैं, जो वसा से बने हुए होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स वो होते हैं जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं।
अमीनो एसिड हॉर्मोन्स वो होते हैं जो अमीनो एसिड से ही बनते हैं, जो अमीनो अम्ल से बनते हैं। इसका मतलब मैम आपने सही तो लिखा था कि हार्मोन फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड से बने हुई स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करता है, जो बहुत कम मात्रा में निकलता है और जो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसके बारे में सबसे पहले स्टर्लिंग ने बताया। और पहला हार्मोन सैकरेटिन था, खोजा हुआ। 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? स्टेरॉइड हार्मोन जो फैट से बने हुए हैं, पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए हैं, अमीनो एसिड हार्मोन जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। मैम नर्वस सिस्टम क्या करता है? अरे भैया जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो तब उसका समझ में आएगा, तब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, अभी नहीं। नर्वस सिस्टम, ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन, इसका क्या जवाब दूं मैं? अगर मैं आपका दिमाग निकाल लूं रोहित, किसी काम के बचोगे क्या? पागल पागल बन के घूमोगे यहाँ वहां, समझ रहे हो? अगर आपका दिमाग निकाल के खा जाऊंगी तो मैं खा जाते नाइजीरियन लोग, गधे का दिमाग, कुत्ते का दिमाग, इंसान का दिमाग भी नहीं छोड़ते हैं वो। सुना था ना नोएडा में एक केस हुआ था, निठारी कांड, कभी सुनना, रूह कांप जाएंगी आपकी। नोएडा में क्या कहते हैं, नोएडा और ये साउथ दिल्ली में एक बार नाइजीरियन लोग कुत्ते का दिमाग खा गए थे, एक इंसान ऑटो रिक्शा वाले का दिमाग खा गए थे। समझ रहे हो? दिमाग से क्या नहीं होता। दिमाग इतनी टेस्टी चीज होती है कि अगर आपने एक बार खा ली ना, लत लग जाती है। एक बार सुनना निठारी कांड के बारे में, कभी पढ़ना। तो ऐसी बातें मत रखो, दिमाग क्या काम करता है, दिमाग को निकाल लूंगी, पागल पागल घूमोगे, किसी काम के नहीं रहोगे आप। हो गया? तो 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं बच्चा, स्टेरॉइड हार्मोन्स, पेप्टाइड्स हार्मोन, अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। पता है आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इंसुलिन का नेचर क्या है? वो आपसे पूछना चाह रहा है इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है भैया। अब आपको पता होना चाहिए इंसुलिन फैट से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। वैसे मैं बता दूं, इंसुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए इंसुलिन को हम प्रोटीन के नेचर वाला हार्मोन कहते हैं। प्रोटीन का नेचर यानी कि प्रकृति क्या है इसकी? प्रोटीन है। अगर मैं आपको कहूं कोई स्टेरॉइड हार्मोन है तो वो किसका बना हुआ? फैट का, तो उसका नेचर क्या है? फैट है ना? तो ये याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे प्रिंस सेक्रेटिन हार्मोन के बारे में, इतना काय को जल्दी है? हो गया? चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पहले इनके एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर भैया ये जो लिखी है ना, नो, एक एक करके शुरू करेंगे। देखो बड़ी कौन कौन सी है? ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये और ये। एक एक क्लास में 3-3 करेंगे ना, 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे। एक एक क्लास में 3-3 करेंगे और खत्म कर देंगे। यानी कि आज के बाद 3 क्लास और लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। हो गया? चलो आज के लिए इतना बहुत है। शुभम कह रहे मैम कुत्ते का दिमाग खाने से उनको कुछ हुआ नहीं क्या? भैया इंसान इंसान को खा रहे हो, फिर भी जिंदा है। क्या होता है आज की दुनिया में? सब चलता है, सब खा लेते हैं, सब चलता है, सब पचा लेता है ह्यूमन बॉडी। तभी तो कह रही हूँ, इतने पाप कर लिया ना इंसानों ने कि अब कोरोना जैसी बीमारी अब आपको हर 4 साल में देखने को मिलेगी। हो गया? खत्म करें आज की क्लास? कोई डाउट तो नहीं है यहां से? होगा तो भी कोई बात नहीं, सब डाउट खत्म हो जाएंगे। 3 क्लास 2, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। चलो, टेस्ट कब होगा बता चुकी हूं मैं कि टेस्ट आपका रखेंगे नए साल में 15 जनवरी के लगभग। हर बार डेट अनाउंस कर रही हूं, 15 से 20 जनवरी के बीच में कभी भी टेस्ट हो सकता है आपका। बी प्रिपेयर। तब तक ये चैप्टर भी हो चुका होगा, नर्वस सिस्टम भी हो चुका होगा, फिर मजा आएगा ना टेस्ट देने में। चलिए भैया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। मैम लॉकडाउन लग सकता है क्या? काहे को लग सकता है? हट, लॉकडाउन, ये इलेक्शन आ रहे हैं तो देखो, कोरोना गया नहीं, कोरोना कुछ नहीं, एक फ्लू है। जैसे नॉर्मल जुकाम खांसी इतने साल से, न्यूमोनिया गया है क्या आज तक? तो वैसे कोरोना भी नहीं जाने वाला कभी भी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। पल्स रेट क्या होता है? जब अपनी हार्ट बीट को इन नाड़ियों से सुनते हैं तो उसको पल्स रेट कह देते हैं। चेक करते हैं ना, ये चल रही है कि नहीं चल रही है। यहां से ऐसे 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 इसको थोड़ा सा पिन करो, ऐसे धक धक यही फील हो जाएगा आपको। तो अगर धक धक हो रही है तो आप जिंदा हो, नहीं हो रही है तो चल बसे आप। तो जब आपका ये धक धक इन नसों से महसूस करते हो, वेन से, आर्टरी से महसूस करते हो, तो उसको पल्स रेट कहा जाता है। ठीक है बच्चा,
चलो आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 6 बजे से टाइमिंग 8 बजे ही कर लें, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारी 3 दिन केमिस्ट्री भी होने वाली है, प्रिपेयर रहना उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हमारा 3 दिन केमिस्ट्री भी चलेगा, उसके लिए भी तैयार रहना। रजिस्टर ले आना, कॉपी ले आना। अमृतांशु करें मैम प्राइस क्या होगा? अरे भैया रुक जाओ, अभी से प्राइस कुछ होगा, लाएंगे गिफ्ट नए साल में आप लोगों के लिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।